नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं ये मेरा अधिकार है, तो इसका असली मतलब क्या होता है? ये अधिकार, ये राइट्स आखिर आते कहाँ से हैं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसके कई अलग-अलग जवाब हैं। क्या ये हमें कुदरत से मिलते हैं, जन्म से ही, या फिर सरकार हमें ये देती है, या हो सकता है कि ये समाज की देन हो? आज हम इन्हीं अलग-अलग नजरियों को समझेंगे। तो सबसे पहले ये अधिकार आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये एक जायज़ दावा है। ये सिर्फ आपकी कोई इच्छा नहीं है, जैसे कि मुझे एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। नहीं, बल्कि ये एक ऐसा हक है जिसे समाज सही मानता है, जैसे मुझे शिक्षा का हक है। क्यों? क्योंकि ये किसी व्यक्ति के और समाज दोनों के विकास के लिए जरूरी है। तो कोई भी दावा अधिकार कैसे बन जाता है? आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जो किसी दावे को इतना जरूरी बना देती हैं कि उसे अधिकार का दर्जा मिल जाए? आइए जरा देखते हैं। देखिए, हर दावा अधिकार नहीं बन सकता। उसे तर्क पर खरा उतरना होता है। ऐसा होना चाहिए जिसे ज्यादातर लोग सही माने और जिससे सबकी भलाई हो। और हाँ, ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अधिकार कभी भी अनलिमिटेड नहीं होते। उन पर कुछ पाबंदियां हो सकती हैं और वो हमेशा कर्तव्यों यानी हमारी जिम्मेदारियों से जुड़े होते हैं। किसी ने क्या खूब कहा था, अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए अपने मेन सवाल पर वापस आते हैं। अधिकार आते कहाँ से हैं? इसका सबसे पुराना और शायद सबसे दिलचस्प जवाब हमें मिलता है प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत यानी थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स में। इस थ्योरी का जो मूल आइडिया है वो बहुत पावरफुल है। ये कहता है कि कुछ अधिकार इतने बुनियादी हैं कि वो किसी सरकार या कानून के मोहताज नहीं हैं। वो बस इसलिए हैं क्योंकि हम इंसान हैं। जैसे हमें सांस लेने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, ठीक वैसे ही कुछ अधिकार हमारे होने का ही हिस्सा है। ये आइडिया 17वीं और 18वीं सदी में बिल्कुल रेवोल्यूशनरी बन गया, खासकर जॉन लॉक जैसे विचारकों के साथ। उन्होंने कल्पना की कि सरकार बनने से भी पहले एक स्टेट ऑफ नेचर में लोगों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति जैसे अधिकार थे। सोचिए, इस एक आइडिया ने दुनिया भर में क्रांतियों को जन्म दिया और राजाओं की एब्सोल्यूट पावर को चुनौती दी। लेकिन हर कोई इस प्राकृतिक आइडिया से सहमत नहीं था। इसके जवाब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दमदार थ्योरी सामने आई, विधिक अधिकारों का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स। और यहीं से शुरू होती है एक जबरदस्त बौद्धिक बहस। यहाँ आप इन दोनों के बीच का फर्क साफ साफ देख सकते हैं। एक तरफ है प्राकृतिक अधिकार, जो कहते हैं कि अधिकार यूनिवर्सल हैं, राज्य से भी पहले से हैं। और दूसरी तरफ है विधिक अधिकार, जो कहते हैं कि अधिकार वही हैं जिन्हें राज्य बनाता है और लागू करता है। एक का आधार मानवता है तो दूसरे का आधार है कानून और राज्य की शक्ति। जेरेमी बेंथम जैसे विचारकों के लिए ये बहस बड़ी सीधी थी। उन्होंने तो प्राकृतिक अधिकारों के विचार को बकवास कहकर ही खारिज कर दिया। उनका तर्क बहुत सरल था, अगर कोई कानून या पुलिस आपके अधिकार की रक्षा नहीं कर सकती तो क्या वो सच में कोई अधिकार है? उनके लिए अधिकार बस वही थे जिन्हें राज्य मान्यता दे और लागू करवा सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि कानूनी अधिकार सिर्फ कानून का एक टुकड़ा है? यहीं पर रोनाल्ड ड्वर्किन एक दिलचस्प मोड़ लाते हैं। उन्होंने अधिकारों को ट्रम्प्स कहा, जैसे ताश के खेल में तुरुप का पत्ता। इसका मतलब है कि भले ही सरकार या समाज का बहुमत किसी बड़ी भलाई के लिए कुछ करना चाहे, एक अकेले व्यक्ति का मौलिक अधिकार उस पर भारी पड़ सकता है। ये एक व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी ढाल है। लेकिन 20वीं सदी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इन दोनों सिद्धांतों की कमियों को उजागर कर दिया। दुनिया को एक नए नजरिए की जरूरत थी, जो इतिहास की भयानक आग से पैदा हुआ, मानव अधिकारों का सिद्धांत। दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता ने दुनिया की आत्मा को झकझोर दिया। ये दर्दनाक रूप से साफ हो गया कि कभी-कभी तो राज्य ही अपने नागरिकों के सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। बस इसी राख से एक नया विचार पैदा हुआ कि कुछ अधिकार इतने पवित्र होने चाहिए कि कोई भी देश, कोई भी सरकार उन्हें छीन न सके। और इसी विचार ने 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को जन्म दिया। तो ये मानव अधिकार क्या हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं जो हर इंसान की रक्षा के लिए बने हैं, चाहे वो कोई भी हो या कहीं भी रहता हो। इसका जो मूल आधार है वो है मानव गरिमा यानी ह्यूमन डिग्निटी। ये एक सरल
लेकिन बहुत गहरा विचार है कि हर इंसान सिर्फ इंसान होने के नाते सम्मान और सुरक्षा का हकदार है। इस बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसे अक्सर 3 पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी के अधिकार सरकार पर रोक लगाते हैं, जैसे सरकार आपकी बोलने की आज़ादी नहीं छीन सकती। दूसरी पीढ़ी के अधिकार सरकार को काम करने के लिए कहते हैं, जैसे सरकार को शिक्षा देनी चाहिए। और तीसरी पीढ़ी के अधिकार हम सबके बारे में है, जैसे एक साफ सुथरे पर्यावरण का अधिकार। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जैसे जैसे हमारी दुनिया और जटिल होती गई है, अधिकारों पर बहस भी आगे बढ़ी है। अब हम एक नए और काफी चुनौतीपूर्ण दौर में हैं। आजकल 2 नए विचार बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। समुदायवादी कहते हैं कि भाई हम सिर्फ अकेले व्यक्ति नहीं हैं, हमारी पहचान हमारे समुदाय और हमारी संस्कृति से बनती है। वहीं बहुसंस्कृतिवादी तर्क देते हैं कि सच्ची बराबरी का मतलब कभी-कभी अलग-अलग समूहों को अलग-अलग अधिकार देना भी होता है, ताकि उनकी अनोखी पहचान बची रहे, जैसे किसी आदिवासी समूह को अपनी जमीन पर विशेष अधिकार देना। और ये हमें आज के सबसे मुश्किल सवालों में से एक पर ले आता है। जब किसी एक व्यक्ति के अधिकार और उसके पूरे समुदाय के मूल्यों में टकराव हो, तो किसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए? इसका कोई आसान जवाब नहीं है, और दुनिया भर के समाज आज इसी संतुलन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में हम घूम फिरकर अपने पहले सवाल पर ही लौटते हैं, लेकिन एक नए नजरिए के साथ। अगर अधिकार जायज दावे हैं, तो इन दावों की वैधता तय कौन करता है? क्या ये प्रकृति का कोई नियम है, या राज्य का बनाया कानून, या फिर ये समय के साथ विकसित होती हम सबकी यानी पूरी मानवता की सामूहिक चेतना है? शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। शायद असली जवाब इन सभी के बीच कहीं छिपा है ना? एक सोचने वाली बात।